वेग के वेग के वर्ग के समानुपाती समानुपाती प्रतिरोध प्रतिरोध के अधीन ऊपर से नीचे की ओर कण की गति। तो कण कभी भी ऊपर से चलता है तो ये ओ से प्रारंभ में गति करना स्टार्ट करता है। तो प्रारंभ में जो कण का वेग होता है वो 0 होता है और कण नीचे गति कर रहा है। किसी समय टी पर कण बिंदु पी पर होता है और ओ से लेके पी तक की जो दूरी होती है उसको हम एक्स कहते हैं। इस पर दो बल लगेंगे, एक लगेगा एम जी नीचे की ओर और माध्यम का प्रतिरोध लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा एम के वी स्क्वायर। सेम वैसे ही जैसे कल किया था हमने, पुराना वाला जो आर्टिकल किया था सेम उसकी तरह है। बस जो प्रतिरोधी बल है वो कल हमने एम के वी लिखा था, इसमें एम के वी स्क्वायर हो गया। तो माना कि माना कि कण को विरामावस्था से विरामावस्था से उस माध्यम में गिराया जाता है, उस माध्यम में गिराया जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है। किसी समय t पर कण बिंदु P पर है, तब P पर है जहां OP बराबर x, तब कण पर दो बल कार्यरत हैं। पहला, कण का भार mg नीचे की ओर। दूसरा, माध्यम का प्रतिरोध एम के वी स्क्वायर ऊपर की ओर। ठीक है। अतः टी समय पर कण की गति का समीकरण m d2x/dt² इक्वल टू mg। देखो, कण नीचे की ओर गति कर रहा है तो नीचे वाली दिशा धनात्मक हो गई, mg नीचे लग रहा है धनात्मक हो गया, और माइनस एम के वी स्क्वायर। m कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, d2x/dt² इक्वल टू g माइनस के वी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। और यदि हम लिखें, सर ए मिनट, ये चित्र को एक बार दोबारा समझाना। चित्र वैसे ही कल की तरह, कण ओ से चलना स्टार्ट किया, कण को ऊपर से गिराया तो इसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया, इसीलिए हम लिखते हैं विरामावस्था से उसे गिराया जाता है, प्रारंभिक वेग 0 है। तो कण गिरते हुए किसी समय बिंदु P पर आ गया, इसके नीचे और भी जाएगा। कण तो तब तक गिरेगा जब तक किसी से टकराएगा नहीं, तब तक गिरता ही रहेगा जब तक धरातल से टकराएगा नहीं। तो किसी समय कण बिंदु P पर है, तो T समय पर कण बिंदु P पर है, O से लेके P तक की दूरी हमने x मानी है। बाहर कहाँ लगेगा, नीचे की ओर mg, और कण नीचे गति कर रहा है तो माध्यम का प्रतिरोध हमेशा कहाँ लगता है, गति की विपरीत दिशा में। तो वो कितना एम के वी स्क्वायर, वो कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। सर बाहर तो हमेशा दोनों नीचे बल की तरफ ही होगा क्या? बाहर तो हर नीचे स्थिति। लगेगा, हाँ, हर हर स्थिति स्थिति में। में। हाँ, हर स्थिति में कहीं भी हो कण, बाहर तो नीचे लगेगा, हाँ, पृथ्वी की ओर ही तो लगेगा बाहर। तो फिर प्रतिरोध है, भी उसके भी।
उसके विपरीत लगेगा ना प्रतिरोध। प्रतिरोध इस बात पर डिपेंड करेगा कण गति किस दिशा में कर रहा है। प्रतिरोध का हाँ, मतलब ही गति। क्या होता है? गति गति के की विपरीत। विपरीत दिशा में। यदि हाँ। कण ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्रतिरोध ऊपर लगेगा, और कण नीचे से ऊपर जा रहा है तो प्रतिरोध नीचे लगेगा। तो प्रतिरोध की दिशा तो बदलती रहेगी, वो डिपेंड हाँ। करेगी कण की गति किधर है। ठीक है। तो अब देखिए, यदि हम ये कहें कि इस माध्यम में कण का अंतिम वेग, टर्मिनल वेलोसिटी, तो जैसे जैसे कण नीचे आ रहा है वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जा रहा है। पहले वेग 0 था, फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो वेग बढ़ेगा तो प्रतिरोधी बल भी तो बढ़ेगा। तो बढ़ते बढ़ते प्रतिरोधी बल अधिकतम कितना हो सकता है? भार के बराबर। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कण का वेग बढ़ना बंद हो जाएगा, तो प्रतिरोधी बल बढ़ना भी बंद हो जाएगा। तो उस स्थिति में भार और प्रतिरोधी बल बराबर हो जाएंगे। कब? जब कण का वेग के अधिकतम हो जाएगा। ठीक है। यदि कण का अंतिम वेग, टर्मिनल वेलोसिटी, कैपिटल वी है, तब 0 इक्वल टू एम जी माइनस, अच्छा एम मत लिखो, जी माइनस के कैपिटल वी स्क्वायर। इसका मतलब के इक्वल टू हो जाएगा जी अपॉन वी स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। ये के की वैल्यू हमारे काम आएगी बार बार। अच्छा, अंतर क्या है? वहां पर के की वैल्यू क्या आती है? जी अपॉन वी आती है, इसमें जी अपॉन वी स्क्वायर हो गई, बस और कोई अंतर नहीं। ये के का मान समीकरण 1 में रख दें और फिर इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का वही तरीका है जैसे कल किया था हमने, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समीकरण 1 में के का मान रखने पर डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी माइनस जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी, और वो एलसीएम आ जाएगा जी अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 3। इससे सॉल्व करेंगे सारी चीजें। तो सबसे पहले वेग और समय का विस्तार संबंध निकालें। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को डीवी अपॉन डी टी लिखें। डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी अपॉन वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। इसे इधर ले आए, ये मिटा दूं नीचे वाला। यस सर। चलिए, वी वाली टर्म एक तरफ, तो डीवी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर डी टी, और इंटीग्रेशन कर दें, ये तो कांस्टेंट है सारा। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2a, ए की जगह कांस्टेंट वी है, लॉग v प्लस वी अपॉन वी माइनस वी, ये, और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर टी प्लस C1। समीकरण नंबर 4। ये याद रखना, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब कांस्टेंट की वैल्यू प्रारंभिक स्थिति से निकालेंगे। शुरुआत में t बराबर 0 पर वेग क्या है? 0 है। तो प्रारंभ में t इक्वल टू 0 पर v इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 कैपिटल V लॉग ये कैपिटल V अपॉन कैपिटल V इक्वल टू ये 0 प्लस C1। तो log 1 आ जाएगा, log 1 भी 0 होता है, तो C1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, C1 बराबर 0। तो हम समीकरण 4 से
क्या बन जाएगा, 1/2v लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू G अपॉन कैपिटल V स्क्वायर टी। ये रिलेशन बन गया। यहां से आप वेलोसिटी स्मॉल v की वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना उतार लीजिए। सर इसमें सूत्र कौन सा लगाया इसमें समाकलन में? 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं ब्रैकेट बना करके। इंटीग्रेशन 1 अरे यार ये तो ज्यादा छोटा ब्रैकेट बन गया। इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। यहां तक सब लिख ले तो बताओ, फिर मैं सारा मिटा के स्टार्ट करें। हम v की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल v सॉल्व करना है इससे, तो सारी चीजों को उधर ले जाएंगे, लॉग को भी उधर ले जाएंगे, e की पावर बन जाएगा और v निकालना है हमें। मिटा दूं, ये वाला मिटा दूं, लेफ्ट हैंड में जो है। यस सर। चलिए तो इसको सॉल्व करके v निकालें। तो देखिए एक v से तो एक v कैंसिल हो जाएगा और लॉग v प्लस स्मॉल v अपॉन v माइनस स्मॉल v की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2g अपॉन कैपिटल V। ठीक है, और v प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v आ जाएगा e की पावर 2gt अपॉन कैपिटल V। और इसको हम, ये दो है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e की पावर gt अपॉन कैपिटल V अपॉन e की पावर माइनस gt अपॉन कैपिटल V। ऐसा एक फार्मूला बनाने के लिए लिखा है। तो एक को नीचे लेके ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 2 हो जाएगा। अब v प्लस स्मॉल v अपॉन v माइनस स्मॉल v की वैल्यू ये आ गई। इसमें हम क्या लगा देंगे, योगांतरानुपात लगाएंगे। योगांतरानुपात, योग और अंतर का अनुपात सूत्र से, यानी कि v प्लस स्मॉल v में ऐड कर दें किसको, v माइनस स्मॉल v को, और नीचे v प्लस स्मॉल v में माइनस कर दें v माइनस स्मॉल v को। ऐसे ही राइट साइड में e की पावर gt अपॉन कैपिटल V प्लस e की पावर माइनस gt अपॉन कैपिटल V डिवाइडेड बाय e की पावर gt अपॉन कैपिटल V माइनस e की पावर माइनस gt अपॉन कैपिटल V। लेफ्ट हैंड में क्या बचेगा, देखो स्मॉल v से स्मॉल v कैंसिल, ऊपर तो बचेगा 2 कैपिटल V और नीचे 2 स्मॉल v आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इधर, e की पावर gt अपॉन कैपिटल V प्लस e की पावर माइनस gt अपॉन कैपिटल V अपॉन e की पावर gt अपॉन कैपिटल V माइनस e की पावर माइनस gt अपॉन कैपिटल V। यहां से स्मॉल v इक्वल टू करेंगे, उल्टा हो जाएगा, कैपिटल V ब्रैकेट e की पावर gt अपॉन कैपिटल V माइनस e की पावर माइनस gt अपॉन कैपिटल V, e की पावर gt अपॉन कैपिटल V प्लस e की पावर माइनस gt अपॉन कैपिटल V। इसको याद रखिए, ये फॉर्मूला होता है टेन हाइपरबोलिक का। तो ये हो जाएगा v टेन हाइपरबोलिक gt अपॉन कैपिटल V। देखिए साइन का फॉर्मूला होता है ऊपर वाली टर्म माइनस बटे 2, वो साइन हाइपरबोलिक होता है। कॉस हाइपरबोलिक होता है प्लस वाला बटे 2, और साइन हाइपरबोलिक बटे कॉस हाइपरबोलिक करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा टेन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला।
तो ये tan हाइपरबोलिक होता है। तो स्मॉल v की जो वैल्यू है वो tan हाइपरबोलिक GT अपॉन v आ गई। ये हमारा हो गया सर तो समीकरण नंबर 5। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। इंटीग्रेशन आसान है, जिसमें ये फार्मूले लगेगा। देखिए साइन थीटा होता है ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, और कॉस थीटा होता है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। ये तो आता होगा। ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसे ही इससे टेन थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा इनको डिवाइड कर दो, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और एक आयोटा और आएगा 1 अपॉन आयोटा। ठीक है। ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक एक्स वो होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। इससे याद रखना आसान है। और यहां से यदि हम टेन हाइपरबोलिक एक्स की बात करें तो वो हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस, जो कि हमने यूज किया है। ये सारे फार्मूले हमारे। अब हमारा वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी को हम dx अपॉन dt लिखेंगे तो x और t में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, बताओ यहां तक हो जाए तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। यस सर। मिटा दूं सारा बोर्ड पे से, यस बताइए सर। और लोग। चलिए तो हम ये पांचवा क्वेश्चन फार्मूला छोड़ करके सारा कुछ मिटा देते हैं। अब इसको लिखें dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt इक्वल टू कैपिटल V टेन हाइपरबोलिक dt अपॉन v। ये इधर चला जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे। dx इक्वल टू v टेन हाइपरबोलिक gt अपॉन v dt, इसका इंटीग्रेशन। तो x, अब टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। टेन एक्स का इंटीग्रेशन यस सर। log sec x होता है। हाँ, उसका रीजन ये है कि वो माइनस log cos x आता है, उसको हम log sec x लिख देते हैं। पर हाइपरबोलिक में माइनस नहीं आएगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा v log cos हाइपरबोलिक gt अपॉन v। और मैंने बताया t के साथ जो भी मल्टीपल में उसका डिवाइड लग जाएगा, g ओवर v का डिवाइड हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। तो ये x इक्वल टू बन जाएगा, v ऊपर चला गया, v स्क्वायर अपॉन g लॉग कॉस हाइपरबोलिक gt ओवर कैपिटल V प्लस c2, समीकरण नंबर 6। अगेन प्रारंभ में t बराबर 0 पर x बराबर 0 है, तो प्रारंभ में t बराबर 0 पर x इक्वल टू 0, तो पुट कर देंगे 0 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग कॉस हाइपरबोलिक 0
कॉस हाइपरबोलिक 0 प्लस C2, और वही कॉस हाइपरबोलिक 0 1 हो जाएगा, और लॉग 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो C2 की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ log 1 आएगा, log 1 0 हो जाएगा, इट इंप्लाइज C2 इक्वल टू 0। अतः x इक्वल टू आ जाएगा v² g log cos हाइपरबोलिक GT अपॉन कैपिटल V। समीकरण नंबर 7। तो 5 तो आ गया v और t में रिलेशन, 7 आ गया x और t में रिलेशन। इसके बाद अगेन समीकरण नंबर 3 को सिंप्लीफाई करें, और वहां पर जो हमने dv अपॉन dt लिखा था उसको v dv ओवर dx लिख दें, तो v और x में रिलेशन आ जाएगा। तो रिवर्स करके समीकरण 3 पे जाएं द्वारा से, और वहां पर उसको v और t की जगह v और x में रिलेशन लिखें। तो इसको भी मिटा देते हैं, ज्यादा जरूरत ही नहीं है तो बार बार। तो समीकरण 3 से v dv ओवर dx इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, इसका इधर डिवाइड हो जाएगा, v अपॉन कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर dv इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर dx। इसका हम इंटीग्रेशन करें, ध्यान से देखो। तो नीचे वाले को यदि हम t मान लेंगे, t का क्या है, कुछ और माने, लेट v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इक्वल टू एस नहीं मान सकते, क्या माना है, पी क्यू आर। तो यहां से आ जाएगा -2v इक्वल टू डी आर। तो v dv हमारे पास है -1/2 dr। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन -1/2 बाहर, v dv की जगह dr अपॉन r इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन dx। तो हो जाएगा -1/2 log r इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर x प्लस C3। r की वैल्यू पुट कर देंगे हम, -1/2 log कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर x प्लस C3। समीकरण नंबर 8। प्रारंभ में t बराबर 0 पर x भी 0 है और v भी 0 है, तो दोनों वैल्यू रख देंगे इसमें, तो उससे C3 की वैल्यू आ जाएगी प्रारंभ में t बराबर 0 पर x बराबर 0, v बराबर 0। कांस्टेंट है या C3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नहीं, कैपिटल V। हाँ कैपिटल V तो कांस्टेंट है ना, वो तो टर्मिनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, वो तो फिक्स रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 log v स्क्वायर, स्मॉल v 0 रख दिया, x भी 0 रख दिया, C3। तो ये C3 का मान आ गया। तो समीकरण 8 से -1/2 log कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इक्वल टू g अपॉन v स्क्वायर x -1/2 log v स्क्वायर, इसको इधर ले आए, तो ये बन गया हमारा g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 log v स्क्वायर माइनस 1/2 log v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। यहां से 1/2 कॉमन, और एक ही लॉग में लिखेंगे, तो log कैपिटल V स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर, ये g अपॉन v स्क्वायर x, और x इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2g log
कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर, ये एक्स और वी में रिलेशन आ गया। लास्ट समीकरण नंबर 9। तो एक समीकरण 5 आया था, एक 7 आया और एक 9 आया। ये 3 समीकरण हमको यहां से मिले हैं। तो एग्जाम में इनमें से किसी एक का संबंध स्थापित करवाएगा। हाँ 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 हाँ। अब दिक्कत क्या होती है कि यदि वो 5 नंबर पूछता है तो ठीक है, 7 पूछेगा तो 5 तो बनाना ही पड़ेगा, और 9 पूछेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समीकरण 3 से डायरेक्ट ही बना दो। हाँ सर। है ना? सर सेकंड यूनिट में है क्या? हाँ, सेकंड यूनिट में। ठीक है, अब इसी तरह की हम कण की गति के अध्ययन करेंगे नीचे से ऊपर की ओर। अब नीचे से यदि कण को ऊपर फेंका जाएगा तो उसका कोई ना कोई वेग होगा, प्रारंभिक वेग, तभी वो ऊपर जा सकता है। ठीक है कि नहीं? यस सर। नीचे से फेंका जाए तो अंतिम वेग जीरो होगा फिर उसमें। उसमें अंतिम वेग नहीं, अंतिम वेग का मतलब क्या है? अंतिम वेग का मतलब है कि जब वो हाइट पे पहुंच जाएगा वो, उसे अंतिम वेग हाँ नहीं वो। कहते, उसे कहते हैं अधिकतम ऊंचाई पर वेग। अच्छा। अंतिम वेग का मतलब टर्मिनल वेलोसिटी होता है, जिसे हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि माध्यम में कण का अधिकतम वेग क्या हो सकता है, समझ गए? तो उसको हम नीचे से किसी कण को फेंका तो सबसे ऊपर हाइट पे जाके उसका वेग 0 हो जाएगा, उसे अंतिम वेग नहीं कहते, उसे कहते हैं अधिकतम ऊंचाई पर, क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा अंतिम वेग। तो टर्मिनल वेलोसिटी तो सेम रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं, चाहे नीचे से ऊपर आए चाहे ऊपर से नीचे जाए। तो अब देखिए, बना लीजिए फिगर। नेक्स्ट यदि हम बात करें 4 नंबर, वेग के वर्ग के समानुपाती प्रतिरोधी माध्यम माध्यम में नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कण की गति क्या होगा? कण को नीचे से फेंका गया ओ से ऊपर की ओर, और कण मान के चलो ए तक जाता है, वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो प्रारंभ में कण का वेग कुछ ना कुछ होगा, मान लिया प्रारंभ में कण का वेग कैपिटल यू है, और ऊपर जाते हुए किसी समय टी पर कण बिंदु पी पर पहुंच गया, और ओ से लेके पी तक की दूरी एक्स है। तो कण पर कौन कौन से बल लगेंगे? एक तो भार लगेगा एम जी नीचे की ओर, कण ऊपर की ओर गति कर रहा है तो माध्यम का प्रतिरोध जो होगा एम के वी स्क्वायर, वो भी नीचे लगे। ठीक है, कण ऊपर की ओर गति कर रहा है तो माध्यम का प्रतिरोध भी नीचे, और भार को तो बिना देखे नीचे की ओर कर दो, भार के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, भार तो हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए बनाएं।
देखिए, माना कि कण को बिंदु O से ऊपर की ओर प्रारंभिक वेग कैपिटल U से ऐसे माध्यम में फेंका गया है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है। माना किसी समय t पर कण बिंदु P पर है जहां OP बराबर x, तब कण पर दो बल कार्यरत हैं। पहला, कण का भार mg नीचे की ओर, और दूसरा माध्यम का प्रतिरोध mkv² नीचे की ओर। t समय पर कण की गति का समीकरण क्या हो जाएगा? m d2x/dt² इक्वल टू -mg। अब देखो, कण ऊपर की ओर गति कर रहा है तो ऊपर की दिशा धनात्मक और नीचे वाली दिशा ऋणात्मक, तो -mg -mkv²। -m कॉमन ले लेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? d2x/dt² इक्वल टू माइनस कॉमन g प्लस kv², और जहां k क्या होगा? g/V², जो पहले था वही रहेगा। तो d2x/dt² इक्वल टू आ जाएगा माइनस g प्लस g/V² स्मॉल v², और माइनस g/V² बाहर निकाल लो, तो ये कैपिटल V² प्लस स्मॉल v², d2x/dt²। ये हम समीकरण नंबर 1 कह देंगे इसे। d2x/dt² इक्वल टू माइनस g/V², कैपिटल V² प्लस स्मॉल v², समीकरण नंबर 1। इसी से सारी चीजें निकाली जाएंगी। mg तो माइनस होगा इसमें हमेशा के लिए। क्योंकि नीचे की ओर है ना mg, हाँ कण ऊपर गति कर रहा है तो ऊपर वाली दिशा तो धनात्मक हो गई और नीचे वाली दिशा क्या हो गई? ऋणात्मक। लगेगा तो mg नीचे की ओर ही, हाँ। पर माइनस क्यों हुआ? क्योंकि जिधर कण गति करता है उसको हम प्लस मानते हैं, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, यस सर। अब इसको सॉल्व करो समीकरण 1 को, वेग और समय में संबंध निकालो। सबसे पहले dv/dt। हाँ, dv/dt लिखें। ये बन गया dv/dt इक्वल टू माइनस g/V², कैपिटल V² माइनस स्मॉल v², और इसको इधर ले आए, सॉरी प्लस है ये,
dv अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर dt, और इंटीग्रेशन कर दें दोनों तरफ। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर टी प्लस C1। आ गया याद फॉर्मूला? यस। इससे C1 की वैल्यू निकालो प्रारंभिक स्थिति की सहायता से। प्रारंभ में जब t बराबर 0 है तो वेग कितना है? कैपिटल U। वन अपॉन वी टेन इनवर्स यू अपॉन वी। अच्छा, क्या आ गया? प्रारंभ में t बराबर 0 पर v बराबर कैपिटल U, तो 1 अपॉन वी टेन इनवर्स u अपॉन कैपिटल V इक्वल टू C1। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में C1 का मान रखने पर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 अपॉन कैपिटल V टेन इनवर्स स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इक्वल टू माइनस जी अपॉन कैपिटल V स्क्वायर t प्लस 1 अपॉन कैपिटल V टेन इनवर्स u अपॉन कैपिटल V। ज्यादा उधर चला गया, इतनी जगह नहीं है, इधर ही लिखना पड़ेगा, बड़ा समीकरण बनेगा। तो हमें v की वैल्यू निकालनी है एक्चुअली, तो इसको सॉल्व करें। जी टी अपॉन वी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड में ले आए, जी टी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू, वो इधर चल के माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन वी टेन इनवर्स यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी टेन इनवर्स स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी। ये वैल्यू बन गई, और 1 अपॉन वी कॉमन आ जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा कैंसिल v अपॉन जी टेन इनवर्स u अपॉन v माइनस टेन इनवर्स v अपॉन कैपिटल V। समीकरण नंबर 3। ये t और v में रिलेशन हो गया। यहां से आपको v सॉल्व करके निकालना है। तो इससे सॉल्व करके v निकालिए, स्मॉल v। तो देखिए ये तो इधर आ जाएगा, उसके बाद 10 भी इधर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, टेन इनवर्स v अपॉन कैपिटल V इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स u अपॉन कैपिटल V माइनस जी टी अपॉन कैपिटल V, और यहां से v इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल V टेन ब्रैकेट में टेन इनवर्स u अपॉन V माइनस जी टी अपॉन कैपिटल V। समीकरण नंबर 4। ये वेग और समय में संबंध आ गया। ध्यान रखना ये पूरा थीटा है, v टेन थीटा, थीटा की वैल्यू है ये, और इसको आप dx अपॉन dt लिखेंगे, तो dx इक्वल टू हो जाएगा v टेन टेन इनवर्स u अपॉन v माइनस जी टी अपॉन कैपिटल V dt। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है ऐसे, ये थोड़ा सा ध्यान से करना, टेन दो बार आ रहा है।
हाँ, तो टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x। log sec x, log sec थीटा। अब थीटा का ये है, ये पूरा जो कैपिटल ब्रैकेट में लिखा है वो थीटा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? v log sec थीटा, थीटा को ब्रैकेट में लिखते हैं, टेन इनवर्स u अपॉन कैपिटल V माइनस जी टी अपॉन कैपिटल V। इंटीग्रेशन का क्या नियम है? जो भी t का मल्टीपल होगा उसका डिवाइड लग जाएगा। तो इस पूरी संख्या के नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा माइनस g अपॉन कैपिटल V प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। ठीक है, टेन थीटा का फार्मूला लगा दिया, t के साथ जो मल्टीपल में था उसका डिवाइड हो गया। तो यहां से ये क्या बन गया? ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग सेक ब्रैकेट में टेन इनवर्स u अपॉन v माइनस जी टी अपॉन कैपिटल V प्लस C2। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 5। और प्रारंभ में t बराबर 0 पर x बराबर 0, ओ पे ही था कण, तो 0 इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग सेक, ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? टेन इनवर्स u अपॉन v प्लस C2। तो C2 की वैल्यू ये आ गई, प्लस में आ गई C2 की वैल्यू। तो इट इंप्लाइज C2 बराबर हो गया वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग सेक टेन इनवर्स u अपॉन v। समीकरण 5 में मान रखने पर, समीकरण 5 से x इक्वल टू, देखो ये प्लस में आ रहा है, इसको आगे लिख दो, ये पीछे लिख दो, और वी स्क्वायर अपॉन जी कॉमन आ जाएगा। तो वी स्क्वायर अपॉन जी कॉमन आ गया, लॉग सेक टेन इनवर्स u अपॉन v माइनस लॉग सेक टेन इनवर्स u अपॉन v माइनस जी टी अपॉन v, और ये बड़ा ब्रैकेट बन, ये आपका बन गया x और t में रिलेशन। समीकरण नंबर 6, ये हमारा x और t में रिलेशन है। ठीक है यहां तक। फिर जो तीसरा वाला रिलेशन निकालना होता है x और v में रिलेशन, उसके लिए क्या किया जाएगा? x और v में रिलेशन निकालने के लिए आप क्या करें? समीकरण 1 पर जाएं द्वारा से, और उससे द्वारा सॉल्व करें। भाई हो गया। तो समीकरण 1 से क्या था? डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। यहां पे लिख देंगे v dv ओवर dt इक्वल टू माइनस जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। सर dx होगा ना? सॉरी सॉरी सॉरी, dv ओवर dx। और यहीं पे लिख देते हैं हम, ये क्या बन जाएगा? v अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर dv इक्वल टू माइनस जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर dx।
इंटीग्रेशन। इसका पहले की तरह ही होगा जैसे पहले किया था, उसमें बस माइनस था, इसमें माइनस नहीं है, तो जो पहले किया था वही इंटीग्रेशन आएगा। आर मान के मैं डायरेक्ट कर देता हूं, क्या आ जाएगा 1/2 लॉग कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर एक्स प्लस C3। पहले आर मान के किया था वैसे ही करेंगे तो ये आएगा। अब समीकरण नंबर 7, प्रारंभ में t बराबर 0 पर x बराबर 0 और v बराबर u, वो वैल्यू पुट करेंगे तो C3 निकल जाएगा। C3 कैलकुलेट हो जाएगा आपका 1/2 लॉग v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस C3। समीकरण 7 में C3 का मान रखने पर x के साथ रिलेशन निकालना है तो इसको इधर ले आए, उसे राइट साइड में ले आए, C3 की वैल्यू लिख दें तो gx अपॉन वी स्क्वायर प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, C3 प्लस का है ही, तो 1/2 लॉग कैपिटल वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g, 1/2 कॉमन ले लिया आपने, और एक ही लॉग में लिख देंगे लॉग कैपिटल वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। ये x और v में रिलेशन आ गया। समीकरण नंबर 8। अब जब कण को नीचे से ऊपर की ओर फेंका गया है तो इसमें हम चेक करते हैं कि कण अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाता है और उस ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगता है। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए जब कण अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उसका वेग 0 होगा, और उस अधिकतम ऊंचाई की वैल्यू को आप क्या मान लें, कैपिटल H मान लें, x को। ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाता है वो ऊंचाई। तो ये अधिकतम ऊंचाई कहां तक गया कण वो निकल जाएगा। तो देखिए, यदि सर साफ नहीं है। कण द्वारा, एक मिनट, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H हो तो अधिकतम ऊंचाई पर v इक्वल टू 0, तो कैपिटल H बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 2g लॉग v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, और इसको लिख देंगे कैपिटल H v स्क्वायर अपॉन 2g लॉग 1 प्लस u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। तो कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई इतनी होगी। क्लियर नहीं आ रहा है? आगे सर आगे। आ जाएगा ना? बढ़िया हाँ। सर। तो ये कण द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई है, कण इतनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में उसे समय कितना लगेगा, तो जो आपने वेग और समय का समीकरण निकाला है, यानी कि समीकरण नंबर 3 ही है। वेग और समय का कौन सा समीकरण है देखो जरा, 1 2 3 ही होगा शायद। हाँ तीन ही है। क्या समीकरण है बताओ जरा। T is equals to V upon G tan inverse U upon V minus tan inverse V upon capital V। हाँ, ये v और t का रिलेशन है।
तो यहां से हम स्मॉल v की वैल्यू 0 रख देंगे तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय निकल आएगा। उसको हम कैपिटल टी कहते हैं, उड्डयन काल है। कण द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय कैपिटल टी हो तो समीकरण 3 में स्मॉल टी बराबर कैपिटल टी और v बराबर 0 रखने पर तो कैपिटल टी बराबर क्या आ जाएगा? क्या था स्मॉल टी इक्वल टू, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। V अपॉन जी। कैपिटल v अपॉन जी है ना? हाँ सर। कैपिटल v अपॉन जी, फिर ब्रैकेट tan इनवर्स u upon v u अपॉन v माइनस tan inverse small v upon capital V। तो वो तो 0 हो गया स्मॉल v, तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कैपिटल टी बराबर क्या आएगा? कैपिटल v अपॉन जी tan इनवर्स u अपॉन कैपिटल v। इतना समय लगेगा उसको अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में, और नीचे आने में भी इतना ही समय लगेगा। यदि कण को नीचे से ऊपर फेंका जाए और पूछे कण अधिकतम ऊंचाई तक जाता है और वहां से लौट के आता है, कितना समय लगा? तो ये जो हमने समय निकाला है कैपिटल टी, इसको डबल कर देंगे। तो जिस वेग से कण को फेंका जाएगा, प्रारंभिक वेग से कैपिटल यू से, उस पर निर्भर करता है। वैसे भी आपको पता है, जो हम जब किसी गेंद को फेंकते हैं प्रतिरोधी माध्यम हवा में, हवा का प्रतिरोध तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो डिपेंड करता है किस वेग से फेंका गया है। धीरे फेंकोगे तो जल्दी लौट के आ जाएगा पास से ही, जोर से फेंकोगे तो ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा फिर लौट के आएगा। तो इस तरह से हम ये प्रतिरोधी माध्यम के हमने सभी आर्टिकल्स कर लिए।